नमस्कार दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में चलिए जानते हैं एंटीबॉडीज़ के बारे में। एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स जो होते हैं एंटीबॉडीज़ के वो क्या क्या रहते हैं। स्लाइड्स पे आप मोस्ट ऑफ द बेसिक कंपोनेंट्स देख पा रहे होंगे और इन्हीं को हम डिटेल में अंडरस्टैंड भी करेंगे, ये इलस्ट्रेशन क्रिएट भी करेंगे। इसके बहुत सारे कंपोनेंट्स मैं ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ। अगर आपने पहले मेरे वीडियोज़ देखे हैं तो आपको पता है कि किस तरह से ये चीज़ें जो है मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो चलिए वन बाय वन इनको फिर से रीडिज़ाइन करते हैं और एक एक करके इनके फंक्शंस के बारे में भी जानते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कि जो डिज़ाइनिंग प्रोसेस है हम स्टार्ट करेंगे। हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक लेआउट मैंने क्रिएट किया है यहाँ पे, तो आप देख पा रहे होंगे। इसको यूज़ करते हैं शुरू में। एंड लेट मी ऑल्सो चेक सम सेटिंग्स। ओके, एवरीथिंग लुक्स परफेक्ट, सब ठीक है। और अभी हम एंटीबॉडीज़ के बारे में जानेंगे। तो ये बेसिक इलस्ट्रेशन मैंने स्टार्ट किया। तो आप देखेंगे यहाँ पे एंटीबॉडीज़ वाई शेप स्ट्रक्चर्ड बायोमॉलिक्यूल्स या प्रोटीन मॉलिक्यूल्स रहते हैं और इनमें अलग अलग डोमेन्स होते हैं। तो ये जो सेक्शंस हैं ये अलग अलग डोमेन्स हैं और ये सारे डोमेन्स जो हैं हम एक एक करके डिज़ाइन करेंगे और आपको बताने की कोशिश करूँगा कि ये जो डोमेन्स हैं ये क्या क्या हैं और इनके क्या क्या फंक्शंस रहते हैं। एंटीबॉडीज़ के बारे में सबसे पहले हम ये जान लें कि एंटीबॉडीज़ वो इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो बी सेल्स के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं और हमारे एडेप्टिव इम्यून डिफेंस में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो जब भी बात आती है एडेप्टिव की तो एंटीबॉडीज़ की सबसे पहले बात की जाती है। सो नेक्स्ट, हैवी चेन। अब मैं जो इलस्ट्रेशन क्रिएट करूँगा वो होगी हैवी चेन की। तो हैवी चेन आप देखेंगे आपके पास अलग अलग डोमेन्स आने शुरू हो जाएंगे यहाँ पे। फर्स्ट वन इज़ वी एच। वी मीन्स वेरिएबल, एच मीन्स हैवी चेन। तो हैवी चेन का ये वेरिएबल सेक्शन रहेगा। नेक्स्ट आपका रहेगा विच इज़ CH1 जो कांस्टेंट रीजन ऑफ द हैवी चेन जिसको हम कहते हैं। तो इसको सेट कर दूँ मैं। तो इस तरह से वेरिएबल मीन्स यहाँ पे अमीनो एसिड्स की वेरिएबिलिटी रहेगी, यहाँ पे अमीनो एसिड्स की वेरिएबिलिटी उतनी नहीं रहेगी। और उसके बाद आपके पास कांस्टेंट रीजन, अगेन कांस्टेंट रीजन आप समझ चुके हैं। और आपके पास आते हैं ये रीजन्स विच इज़ अगेन द कांस्टेंट रीजन बट CH2। तो ये रीजन अलग रहता है। और फाइनल जो है आपका हैवी चेन का रीजन आता है CH3। तो ये अलग अलग डोमेन्स होते हैं जो आपकी हैवी चेन को क्रिएट करते हैं। तो देखिए हैवी चेन आपकी क्रिएट होगी। इसको लेबल भी हम लोग कर लेते हैं। सो दिस इज़ आवर हैवी चेन। और हैवी चेन के लिए मैं यहाँ पे ये रेड वाला जो आइकॉन है उसको यूज़ कर लेता हूँ। सो ये आपका जो एंटायर सेक्शन जो है, दिस एंटायर सेक्शन ऑफ एंटीबॉडी, तो इसको हम हैवी चेन कहेंगे। और जिसमें आपको VH वेरिएबल रीजन ऑफ हैवी चेन, CH1 कांस्टेंट रीजन 1 ऑफ हैवी चेन, कांस्टेंट रीजन 2 ऑफ हैवी चेन एंड कांस्टेंट रीजन 3 ऑफ हैवी चेन आ जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास अगेन सिमिलर टू उसी तरह जैसे आपके पास कांस्टेंट रीजन हैवी चेन के आते हैं, वेरिएबल रीजन हैवी चेन के आते हैं, और उसी तरह आपके पास आएंगे जो वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन। इसको थोड़ा मूव करना पड़ेगा मुझे, अदरवाइज ये समझना मुश्किल होगा। तो आप देखिए यहाँ पे वेरिएबल रीजन आ गया ऑफ लाइट चेन, सो VL। नेक्स्ट ऑब्वियसली हमारे पास कांस्टेंट रीजन ऑफ लाइट चेन आ जाता है। तो ये देखिए आपका कांस्टेंट रीजन ऑफ लाइट चेन भी मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया है, राइट। तो यहाँ से समझना बहुत इजी हो जाता है कि एंटीबॉडी का बेसिक स्ट्रक्चर और बेसिक लेआउट कैसे है। इसको भी हम लेबल कर देते हैं। तो दिस इज़ दी लाइट चेन, ये आपकी लाइट चेन है और इसके लिए भी मैं ये वाला लेबल यूज़ करता हूँ। फिर आपके साथ डिस्कस करते हैं कि हैवी चेन और लाइट चेन क्या इनका रोल रहता है, क्यों इसमें जो है अलग अलग तरह की चेन्स हैं, हैवी हैं, लाइट हैं, इनका क्या रोल रहता है। तो सबसे पहले अगर हम हैवी चेन की बात करें तो एंटीबॉडीज़ कंसिस्ट ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, 4 पॉलीपेप्टाइड्स चेन से कंसिस्ट हुई होती हैं, जिसमें 2 हैवी चेन्स होंगी और 2 लाइट चेन होगी। तो देखिए ये 1 2 ये होगी आपकी 2 हैवी चेन और 1 और 2 ये होगी 2 लाइट चेन्स। तो एक तो स्ट्रक्चरली ये आपको समझना ज़रूरी है। दूसरा हैवी चेन्स दे आर द लार्जर पार्ट ऑफ द एंटीबॉडी। तो हैवी से आप ये भी समझ सकते हैं कि ये लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ द एंटीबॉडी है। दूसरा लाइट चेन जो होती है वो स्मॉलर होती है। देखिए यहीं तक FAB रीजन, मैं आपको बताऊंगा कौन सा रीजन वो होता है, उसी तक आपकी लाइट चेन्स रहती हैं और इनका रोल रहता है एंटीजन बाइंडिंग के साथ में। तो एंटीजन क्या होते हैं उनके बारे में भी समझ लेंगे हम लोग, और साथ ही साथ आप ये समझिए कि लाइट चेन और हैवी चेन दोनों का रोल रहता है एंटीजन बाइंडिंग के साथ। और हैवी एंड लाइट चेन आर लिंक्ड टुगेदर बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो आप देखेंगे लेबल मैंने बना दिया है डाइसल्फाइड बॉन्डिंग का, और मैं बॉन्ड भी आई थिंक आई शुड क्रिएट, बॉन्ड भी यहाँ पे क्रिएट हम लोग कर सकते हैं। तो इसी रेड लेबल को बॉन्डिंग के लिए यूज़ कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे मल्टीपल बॉन्डिंग्स आपके पास आ जाती है। इसको हिंज रीजन भी कहा जाता है। और साथ ही साथ जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो है हैवी चेन और लाइट चेन को जोड़ने के लिए भी आपके पास ये जो
डाइसल्फाइड बॉन्डिंग यहाँ पे आ जाती है। तो इसको मैं यहाँ पे प्लेस कर लेता हूँ और नॉट टू कंफ्यूज दिस, इसको अगेन थोड़ा नीचे मूव कर लेते हैं हैवी चेन को, राइट। तो ये रेड लाइंस जो आप देख रहे हैं, दीज आर दी, ये हैं आपकी डाइसल्फाइड बॉन्डिंग बिटवीन हैवी चेन एंड दी लाइट चेन। इसको आई थिंक व्हाट आई कैन डू इज़, मैं इसको बैक साइड में भी मूव कर सकता हूँ। तो इसको फॉर अ टाइम बीइंग आई मूव टू द बैक साइड मूव कर लेता हूँ मैं, बहुत ईजी रहेगा आपको देखना। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारी जो डाइसल्फाइड बॉन्डिंग है, इट्स नॉट परफेक्ट बट आई कैन ट्राई इट आउट, लेट्स सी। इसको थोड़ा ऊपर की तरफ मूव कर सकते हैं ताकि ये ऑर्गेनाइज हो। तो आप देखेंगे कि हैवी और लाइट चेन के बीच में आपकी रेड लाइन है, दैट इज़ डाइसल्फाइड बॉन्डिंग, और यहाँ पे भी हिंज रीजन में भी डाइसल्फाइड बॉन्डिंग रहती है। तो इसको भी चलिए लेबल कर लेते हैं। मुश्किल होगी हमें क्योंकि दोनों रेड हैं, बट आई थिंक अभी मैंने आपको समझा दिया तो इट विल बी वेरी ईजी, आपके लिए ईजी हो जाएगा ये, राइट। तो डाइसल्फाइड बॉन्डिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। अब आते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट। यहाँ पे ग्रीन कलर का ये देख रहे हैं आप, ये मैंने एक तरह की साइट क्रिएट किया और ये वाइट कलर का जो कंपोनेंट है ये आपका एंटीजन मान लीजिए इसको। तो एंटीजन बाइंडिंग साइट्स जो हैं वो वेरिएबल और हैवी चेन के बीच में रहती हैं यहाँ पे, और एंटीजन बाइंडिंग साइट्स आर लोकेटेड इन द टिप ऑफ वाई शेप्ड मॉलिक्यूल। जो टिप हैं यहाँ पे इधर, नॉट ऑन द हैवी चेन बॉटम रीजन। तो जहाँ पे आपकी लाइट चेन और हैवी चेन आपस में मिल रही हैं, उनके टिप के ऊपर आपका वेरिएबल रीजन रहेगा, और यही वेरिएबल रीजन जो है एंटीजन बाइंडिंग साइट भी कहा जाता है उसको, जहाँ पे एक पर्टिकुलर एंटीजन बाइंड करेगा। अब एंटीजन क्या है, एंटीजन को लेबल भी हम लोग कर लेते हैं, सो इट विल बी ईजियर फॉर यू, आपके लिए ईजी रहेगा इसको अंडरस्टैंड करना। तो एंटीजन को लेबल भी कर लेते हैं। सो ये वाइट कलर कॉम्पोनेंट जो है ये एंटीजन है। एंटीजन वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इम्यून सिस्टम के साथ इंटरैक्ट करते हैं और वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, और ये किसी भी फॉरेन सब्सटेंस को हम एंटीजन कह सकते हैं एज लॉन्ग एज वो इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। डाइसल्फाइड बॉन्ड जो है वो कोवलेंट बॉन्डिंग रहती है इसमें। ये जो बॉन्ड्स हैं ये कोवलेंट बॉन्डिंग इसमें रहती है, और जो सिस्टीन रेजिड्यू हैं, अमीनो एसिड जो सिस्टीन है, उनके बीच में ये डाइसल्फाइड बॉन्डिंग रहती है प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के। और इनका रोल रहता है कि हैवी चेन्स को भी आपस में बाइंड रखे और हैवी और लाइट चेन्स को भी एक तरह के स्ट्रक्चरल सपोर्ट करके मेंटेन करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ द एंटीबॉडी। वाई मॉलिक्यूल है ना ये, बट 3 डायमेंशनल है। मैंने कुछ शॉर्ट्स एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर के ऊपर डाले हैं, उनको ज़रूर देखिए। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है दिस वन विच इज़ कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल। देखिए कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स एंटीबॉडीज़ में रहते हैं, ग्लाइकन मॉलिक्यूल्स एंटीबॉडीज़ में रहते हैं। इनका रोल क्या रहेगा वो भी जान लेते हैं। तो ग्लाइकन या कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स एंटीबॉडीज़ के FC रीजन में अटैच रहते हैं। तो FC रीजन ये रहा, तो इसको भी यहाँ पे ले आते हैं हम लोग, और FC रीजन आपका यहाँ से हिंज रीजन से यहाँ तक शुरू हो रहा है। FAB रीजन रहता है आपका हिंज रीजन से ऊपर की तरफ को। ये जो वाई के जो दो स्ट्रक्चर्स हैं ये FAB रीजन में आते हैं, और नीचे का जो पोर्शन है वो FC रीजन में आता है, और इसके बारे में हम बात करेंगे। एक साथ ही साथ आपका हिंज रीजन रहेगा। फिर हिंज रीजन आपका ये वाला रीजन हो गया। यहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आपको दिखेगी। दिस इज़ द हिंज रीजन, राइट। तो सबसे पहले FC रीजन के बारे में बात करते हैं, जो कि ये वाला रीजन है FC रीजन, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंटीबॉडी फंक्शन में। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन के साथ में ये वाला रीजन इंटरैक्ट करता है, जिसकी वजह से डिस्ट्रक्शन होती है और ऑप्सनाइजेशन होती है। FC रिसेप्टर्स जो हैं उनके साथ ये FC रीजन बाइंड करता है। तो इसमें एक एबिलिटी होती है जो सेल्स के FC रिसेप्टर्स से बाइंड करती है। तो सेल के सरफेस के ऊपर आपके पास रिसेप्टर्स होते हैं स्पेसिफिकली फॉर दिस रीजन, और उससे बहुत सारे फंक्शंस जैसे ADCC, जिसको एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल साइटोटॉक्सिसिटी भी कहा जाता है, वो सिर्फ इस रीजन की वजह से होती है। नाउ मूविंग ऑन टू FAB रीजन। FAB रीजन आपका रीजन वो आ जाता है जहाँ पे एंटीजन बाइंडिंग साइट रहती है, एंटीजन बाइंडिंग AB, जो आपको यहाँ से क्लियर हो ही रहा होगा। तो एंटीजन बाइंडिंग यहाँ पे रहेगी, और ये वाला रीजन आपका FAB रीजन रहेगा। FAB का काम होता है एंटीजन रिकॉग्निशन का और एंटीजन के साथ बाइंड करने का। नेक्स्ट आ जाता है आपका हिंज रीजन। हिंज रीजन जो है वो फ्लेक्सिबल रीजन, सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल रीजन ऑफ द वाई मॉलिक्यूल, जो कि ये वाला रीजन आ जाता है आपका, राइट। ये एंटीबॉडी को क्रॉस लिंक विद मल्टीपल एंटीजन, फ्लेक्सिबिलिटी होगी उसकी वजह से क्रॉस लिंकिंग विद मल्टीपल एंटीजन हो सकती है। नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट, जो कि हमने ये जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाए इनको भी लेबल कर लेते हैं। एंटीजन बाइंडिंग साइट को भी हम लेबल कर लेते हैं। तो आपकी ये वाली रीजन जो है एंटीजन बाइंडिंग साइट यहाँ पे आ जाती है, और कार्बोहाइड्रेट आ जाते हैं आपके दीज ग्लाइकन मॉलिक्यूल्स। तो एक
रेड लाइन यहाँ से लेके मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। तो ये आपका कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स आ गए। कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स का क्या रोल रहता है? दे आर अटैच टू द एंटीबॉडी, स्पेसिफिकली एफसी रीजन में रहेंगे, और उनकी स्टेबिलिटी, सॉल्युबिलिटी ऑफ हाफ लाइफ इन सर्कुलेशन, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। एंटीबॉडी स्टेबल रहती हैं, सॉल्युबल रहती हैं इनकी वजह से, और साथ ही साथ ये एंटीबॉडीज़ के हाफ लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं और हेल्प करते हैं एंटीबॉडीज़ की इंटरेक्शन में, साथ ही साथ इंटरेक्शन विद द इम्यून सेल्स। तो ओवरऑल आपके पास बहुत सारे फंक्शंस आ जाते हैं एंटीबॉडीज़ के। फर्स्ट इज़ न्यूट्रलाइजेशन। ऑब्वियसली जब वायरस या किसी बैक्टीरिया के साथ ये बाइंड करेंगी तो कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन के थ्रू भी डायरेक्ट न्यूट्रलाइजेशन कर सकते हैं, ऑप्सनाइजेशन कर सकते हैं, यानी कोट कर देंगी ये किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को और स्पेसिफिकली एंटायर ऑर्गेनिज्म को, जिसकी वजह से फैगोसिटिक अपटेक बढ़ जाता है। ऑप्सनाइजेशन जब होती है तो फैगोसिटिक अपटेक बढ़ जाता है। कॉम्प्लीमेंट को एक्टिवेट करती है, जो एफसी रीजन है वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट बाइंड करके कॉम्प्लीमेंट को एक्टिवेट करने में भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। साथ ही साथ एग्लूटिनेशन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस में एंटीबॉडीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ये एग्लूटिनेट कर देती हैं सेल्स को, और जिसकी वजह से फैगोसिटिक अपटेक ईजी हो जाता है फैगोसाइटोसिस के लिए, और उनको क्लियर करना बहुत ईजी हो जाता है। तो ये कुछ फंक्शंस थे जो मैंने आपको बताए, साथ ही साथ स्ट्रक्चर भी मैंने पूरा एक्सप्लेन किया। तो उम्मीद करूंगा आपको क्लियरली एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर क्लियर है, फंक्शन भी क्लियर है, और उम्मीद करूंगा कि आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं बेसिक साइंस सीरीज़ के लेक्चर्स के द्वारा क्लियर होते हैं, आप समझते हैं इन चीज़ों को। और एंटीबॉडीज़ के बारे में ये वाला वीडियो था, और ऐसे और भी वीडियोज़ लेके आऊँगा मैं। उनको बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपकी सपोर्ट। आपको सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। सपोर्ट व्हाट आई मीन बाय दैट, सपोर्ट से मेरा क्या मतलब है कि आपको वीडियो पूरा देखना है। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और उनको भी इस कंटेंट का फ़ायदा उठाने दीजिए। तो चलिए मिलूंगा अगले वीडियो में, जहाँ पे हम इसी तरह की और भी बातें आपके साथ करेंगे और इंटरेस्टिंग वे में आपको जो है कॉम्प्लेक्स टॉपिक समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में।